हेलो स्टूडेंट्स, सेट के आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। ये एप्लीकेशन ऑफ सेट्स बेसिकली वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चनों में यूज़ करते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनका सिंबल यूज़ करना है, उस सिंबल के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में इंपॉर्टेंट सिंबल क्या होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें कहीं लिखा होता कि इफ़ ए बी सी का 3 सेट दिए हुए हैं, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, ये हमारे पास 3 सेट्स हैं। इन सेट्स में अगर हमें पहला स्टेटमेंट दिया होता ऑकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, ऑकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब अगर यहाँ पे टर्म एंड दिया होता है कि 2 सेट आपको लेने हैं जिसमें ए और बी दोनों को लेना है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि एंड के लिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कई बुक्स में आप देखोगे तो ए इंटू बी भी लिखा होता है, ए इंटू बी ये भी लिखा जाता है। इसी टाइप से दूसरा पार्ट आता है इसमें, ऑकरेंस ऑफ सेट ए और बी, यहाँ पे आएगा ऑकरेंस ऑफ सेट ए और बी, यानी कि अगर स्टेटमेंट में और वर्ड पूछा गया है कि आपको या तो ए लेना है या फिर बी लेना है, तो उस केस में आपको यूज़ करना है ए यूनियन बी को, या इसको हम लोग ए प्लस बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन आपको टर्म तब लेते हैं जब चॉइस होती है और वर्ड लिखा होता है। जब एंड लिखा होगा तो हमेशा आपको इंटरसेक्शन ही फाइंड करना होता है। इसी टाइप से थर्ड इसमें सिंबल आता है नॉट ए। तो नॉट ए का मतलब होता है हमेशा आपको ए डैश कैलकुलेट करना है या ए सी कैलकुलेट करना है, मतलब जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते थे वो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं लिखा हुआ हो कि ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, मतलब ए तो लेना है लेकिन बी को नहीं लेना है, तो ये कंपलसरी स्टेटमेंट है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ए, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी डैश, ये सिंबल यूज़ करेंगे। ए बट नॉट बी के लिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो समझ में आ गया। तो इसमें लिखा है ए बट नॉट बी। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि इसमें अगर ये इसके साथ में ए माइनस बी भी यूज़ कर सकते हैं, कि इसका मतलब हो गया ए लेना है, उसमें से जो बी का पोर्शन है वो हटा दिया। इसी टाइप से अगर यहाँ लिखा होता कि बी बट नॉट ए, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते तो बी माइनस ए हमें कैलकुलेट करना था। तो ये सारे वो टर्म हैं जो क्वेश्चन में काफ़ी कुछ ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपको फिर उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस करने होंगे। अब जैसे अगला पार्ट है इसमें नाइदर ए नॉर बी, तो चॉइस हो गया, नॉर मतलब चॉइस हो जाता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना होगा ए बार, मतलब आप ये ध्यान रखना इसी को हम लोग ए बार भी बोलते हैं, नॉट ए को, है ना। तो ये आप ए बार भी लिख सकते हो, ए डैश भी लिख सकते हो, यूनियन और बी डैश आ जाएगा। अगर इसमें डी मॉर्गन रूल अप्लाई करते हैं तो जो हम पहले आपको बता चुके हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी और पूरे पे बार लगा सकते हो या पूरे पे डैश लगा सकते हो। ठीक है, ये बार, डैश और सी ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं, तो आप ये ध्यान रखना है। नाइदर मतलब हो जाता है उस पर डैश लगाना या उस पर बार लगाना, तो ये आपका रिजल्ट बन जाता है। ये नाइदर के लिए यूज़ होता है इसमें हाँ, एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, नॉर जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया था, एक थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लगाना है, इस जगह पे यूनियन आएगा। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन आएगा यूनियन, मतलब जब भी लिखा होगा नाइदर ए नॉर बी, तो आपको ए वाला पार्ट भी नहीं लेना है एंड बी वाला भी नहीं लेना। तो एंड के लिए आपको हमेशा इंटरसेक्शन लेना है, यही मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। ठीक है, डी मॉर्गन रूल के अकॉर्डिंग हम इस वाले फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे स्टेटमेंट बन जाते हैं। इसी टाइप से अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए एट लीस्ट ए और बी, तो भी आपको ध्यान रखना है हमें यूनियन निकालना होता है इसमें।
ठीक है। इस केस में भी यूनियन निकालना होता है। ये हमने जो सारे रिजल्ट बताए हैं ये 2 सेट के लिए बताए हैं। यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में ABC 3 सेट दिए हुए हैं, तो कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जो तीनों के लिए बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उस वाले चीज़ में कि हमें उसमें 3 के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए ऑल ऑफ 3, ये आपका हो जाएगा अगला रिजल्ट। ये हमारा 7th था, ये हमारा 8th रिजल्ट है। ऑल ऑफ 3 ऑफ ABC, अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे जब भी हम 3 पार्ट की बात करते हैं फॉर 3 के लिए तो हमेशा वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। फॉर 3 ABC के लिए हमें हमेशा वेन डायग्राम का यूज़ करना पड़ता है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर 3 सेट होंगे, सेट A, सेट B और सेट C, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पास ये पोर्शन है, ये पूरा सेट हमारा A था, ये पूरा सेट B था, ये पूरा C था, लेकिन आपको ये पोर्शन लेना है। ये A वो पोर्शन हो गया जिसमें ये वाला पोर्शन है, केवल इतना है ना। इस पोर्शन को हम B नाम देंगे जो दोनों का कॉमन है, इसको C नाम दे देंगे, इसको D लिखेंगे, इसको E, इसको F, इसको G। फिर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम 3 वाले पार्ट, अगर 3 चीज़ दे रखी है तो ये मेथड हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। 2 दे रखे हैं तो ये सारी चीज़ें आसान होती हैं। तो क्वेश्चन को देख के हम लोग डिसीजन लेंगे कि वहाँ पे 3 पार्ट की बात हो रही है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि 3 न्यूज़पेपर है, वो किसी के यहाँ A न्यूज़पेपर आता है, किसी के यहाँ B न्यूज़पेपर आता है, किसी के यहाँ C न्यूज़पेपर आता है, किसी के यहाँ A और B 2 न्यूज़पेपर आते हैं, किसी के यहाँ B और C 2 न्यूज़पेपर आते हैं। तो हमेशा इस टाइप के कंडीशंस ही हम उसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन जब बात 2 की होती है कि राम एंड शाम है, ठीक है, राम के इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, 2 की बात होगी तो हमेशा ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई सिंबल्स की। सिंबल्स के बाद इनमें आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन रूल का भी काफ़ी यूज़ होता है। तो डी मॉर्गन रूल ये काफ़ी काम का पार्ट है। अगर इसमें लिखा है A बार इंटरसेक्शन B बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A यूनियन B और बार, ठीक है। ये पहला इसका रूल था। सेकंड रूल इसमें था कि A बार यूनियन B बार लिखा हो तो आप इसको A इंटरसेक्शन B और पूरे पे बार लगा सकते हो, ठीक है। ये डी मॉर्गन रूल के 2 कंडीशंस होती हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कैसे ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग अगले उसमें अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले बता देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको यूज़ करने हैं। उन्हीं में ये वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने को A और B 2 सेट दे रखे हैं। अभी अगर हम लोगों को A और B 2 सेट दे रखे हैं, A और B में से कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो हम यहाँ पे एक पहला फॉर्मूला लेते हैं जिसको हम लोग एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं। वो प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ आती है, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो हम आपको बता रहे हैं, ये सिंबल जो हो गए, ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक में बहुत काम आएंगे। प्रोबेबिलिटी 11th में भी है और 12th में भी है, तो ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक का ही एक पार्ट है। अगर आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा तो प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन हम लोग काफ़ी जल्दी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको हम पहली बात बता रहे हैं कि इफ़ A and B are 2 sets having some element common, अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो नंबर ऑफ A यूनियन B हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ A के पास कितने एलिमेंट हैं प्लस नंबर ऑफ B के पास कितने एलिमेंट हैं माइनस कॉमन वाला पोर्शन, ठीक है। ये आपका बन जाता है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम लोग एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में इसी का नाम एडिशन थ्योरम हो जाता है। वहाँ पे n की जगह पे p वर्ड लिखते हैं, वो प्रोबेबिलिटी में ही डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये दिख रहा है कि वेन डायग्राम से अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वेन डायग्राम में आपको दिखेगा कि ये सेट हमारा A है, ये सेट हमारा B है, ये हमारा कुछ कॉमन भी है। तो मैंने यहाँ पे यूनियन लिया है, तो ये दोनों पार्ट जो है उसमें ये पार्ट प्लस ये किया, और ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ये 2 बार आ रहा था क्योंकि A का भी एक पोर्शन शामिल है, B का भी शामिल था, इसलिए इसको एक पोर्शन को माइनस कर दिया गया। तो ये फॉर्मूला हमारा एक बन जाता है, मेन फॉर्मूला यही हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा फॉर्मूला बनता है कि इफ़ A and B हैव नो कॉमन एलिमेंट,
नो कॉमन एलिमेंट, मतलब ये हो गया इसका मतलब डेट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो इसका मतलब एन ए यूनियन बी जो होगा वो आपका बनेगा एन ए प्लस एन बी, ये आपका बनेगा उस केस में। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में हमने इंटरसेक्शन की जगह 5 कर दिया, तो ये दोनों टर्म बचेंगे, तो वही लिखा हुआ है। तो ये तब फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो मेन आपके ये 2 फॉर्मूले हो जाते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। इसके बाद में भी कुछ प्रॉपर्टी और रहती हैं, उसको भी मैं आपको लिखवा देता हूँ इसमें से। और वो प्रॉपर्टी जो है बेसिकली 3 के लिए यूज़ होते हैं, 3 के लिए ही पार्ट यूज़ होते हैं, लेकिन हम फिर भी आपसे ये बोलेंगे कि बेटर ये रहेगा कि जब भी 3 वाला पार्ट आपको दिया हो तो हमेशा वेन डायग्राम का यूज़ करना, जिसमें ए बी सी डी ई एफ वाले टर्म आपको दिए हुए थे, है ना, उसको ही लेके चलना। अब जैसे मान लेते हैं हम कुछ आपको रिजल्ट इसमें से और लिखवा देते हैं। इसमें आपका पहला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1, थर्ड रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में सॉरी लिखवा दिया। इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हमारे लिए सेट के फॉर्म में इसको यूज़ करना था। अगर आपको कहीं दिया है एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ए के पास कोई चीज़ है तो बी के पास नहीं होनी चाहिए, या फिर दूसरा चॉइस हो जाएगा आपके पास में कि प्लस साइन लगेगा, तो उसमें लिख सकते हो कि बी के पास है तो ए के पास नहीं होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे ए और बट बी के पास नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि ए में से हम लोग जो इसके पास कॉमन है वो हटा देंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। इसका मतलब बन जाएगा कि बी के पास जो कॉमन है वो हटा देंगे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन बता दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। मतलब आपको याद ये रखना है, ये फॉर्मूला हमारा तब के लिए था कि जब हमारे पास एटलीस्ट ए और बी किसी एक के पास हो। ये हमारा फॉर्मूला एटलीस्ट के लिए हो गया, एटलीस्ट ए और बी। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हमारा हो गया एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, मतलब या तो ए के पास हो या बी के पास हो। एटलीस्ट का मतलब है ए के पास भी हो सकता है, बी के पास हो सकता है, या दोनों के पास हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एटलीस्ट वाले में यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, और एग्जैक्टली वाले में यहाँ पे 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे 2 टाइम्स आपको ध्यान रखना है, ये 2 लिखा हुआ है तो 2 यूज़ करते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है एग्जैक्टली के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के आपके अलग अलग तरीके से हम लोग फॉर्मूले बना लेंगे। जैसे अगर आपको दिया हुआ है, फोर्थ है नाइदर ए नॉर बी, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या हो गया, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग नए तरीके से लिखेंगे, वो बनेगा ए यूनियन बी और बार। ठीक है, डे मॉर्गन रूल के हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 मतलब ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस एन ये यूनियन बी, और इसकी वैल्यू यूनिवर्सल सेट तो आपको दिया होगा, यूनियन की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग फॉर्मूले बना लेंगे। अगर नॉट ए निकालना है तो ए बार निकालना होगा, ए डैश निकालना होगा। तो आप फॉर्मूले जब वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे उसके साथ में हम लोग क्वेश्चंस और की जरूरत पड़ेगी तो और भी फॉर्मूले ड्राइव कर लेंगे, वो आप बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों के ऊपर, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं उसका स्टेटमेंट है कि इफ़ ए एंड बी हैज़, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, such that A union B has 60 element, A has 32 elements and B has 36 elements.
फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि आपको यहाँ पे ए और बी दो सेट दे रखे थे, उसका यूनियन दे रखा है, इंडिविजुअल ए के पास कितने एलिमेंट है वो दिया है, इंडिविजुअल बी के पास कितने एलिमेंट वो दिया है, इंटरसेक्शन पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला चार चीज़ों का रिलेशन है, जिसमें एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है और दो इंडिविजुअल टर्म है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसका लिखना शुरू करेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यूनियन की। तो हमें यूनियन के नंबर कितने दे रखे हैं 60। फिर नंबर बात करेंगे ए की, उसके आंसर है 32। फिर बात करेंगे बी की, तो आंसर आएगा 36। अब आपको निकालना क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 32 प्लस 36 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 68 और माइनस का हो जाएगा 60। ये इधर भेज दिया मैंने, इसको इधर भेज दिया, तो आंसर कितना आएगा 8। तो आपको दिख रहा है इस फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने काफ़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया कि इसका आंसर 8 आएगा। तो ये हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम बोले जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ही हम इस फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको या तो सीधे सीधे पूछा जाएगा या लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा के दी होगी। जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। मैंने आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन पहला है कि इन अ कमेटी 40% कैन स्पीक हिंदी, 20 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 10 कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, फाइंड हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। सबसे पहले इसमें दिया है कि 40% कैन स्पीक हिंदी, तो आपने लिखा कि हिंदी एच से रिप्रेजेंट कर दिया। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया हो जाए टी लिखा हो तो टी से रिप्रेजेंट करो, ज़्यादा आसान रहता है। तो हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं 40 हैं, ठीक है। 20 कैन स्पीक इंग्लिश, तो हमने ई से लिख दिया, इंग्लिश के लिए स्पीक करने वाले हैं 20। अब लिखा 10 कैन स्पीक बोथ, बोथ का मतलब क्या हो जाता है इंटरसेक्शन, तो एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब पूछा गया है कि एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये पूछा गया है। तो इसमें आप जो मेन थ्योरम है, एडिशन थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो अप्लाई कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या बनेगा, यूनियन इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस उसका इंटरसेक्शन, ठीक है। हिंदी वाले हो गए 40, इंग्लिश वाले 20, इंटरसेक्शन वाले 10, तो आंसर कितना हो गया 50। ये आपका आंसर बन जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन करे जाएंगे। अब जैसे एक ये वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने दी है, इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इसमें आपको बोला गया है कि ए और बी दो सेट हैं, जिसमें एन ए दे रखा है, यूनियन दे रखा है ए और बी का, और इसका इंटरसेक्शन दिया है। पूछा गया कि ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हो कि इसमें भी यही थ्योरम आपकी काम कर जाएगी। तो हम इस स्टेटमेंट में लिखेंगे कि हमारे पास मालूम है ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें एन ए कितना दिया है 15, यूनियन कितना है 40, इंटरसेक्शन ये हमें एन बी पता करना है, इंटरसेक्शन कितना है 5। आप आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा यहाँ से 30 इक्वल टू एन बी, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा, पहला आंसर कैलकुलेट हो गया। अब पूछा गया एन ए माइनस बी, तो अभी मैंने आपको बताया था एन ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए से बी का इंटरसेक्शन, बी के साथ जो इंटरसेक्शन है वो माइनस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए और उसका दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। तो ए के पास वैल्यू कितनी दे रखी है 15 और इंटरसेक्शन है इसका 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 10। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, थर्ड पार्ट में एन बी माइनस ए, तो क्या लिखोगे, इसका मतलब हो गया कि b के पोर्शन में से आपको इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस करना है। तो आप देखोगे b वाले पार्ट कितना आपने कैलकुलेट किया है 30 और इंटरसेक्शन हो गया 5, तो आंसर हो जाएगा 25। ये वो नंबर है जो हम ये बोल सकते हैं a के पास हैं बट b के पास नहीं है, या यहाँ पे बोल सकते हैं ये वो आंसर है b के पास है बट a के पास नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम बनते हैं, इसको आप नोट करोगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है
उस क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 पर्सन 300 टेक टी, 150 टेक कॉफ़ी, 250 टेक कोल्ड ड्रिंक, है ना। ये 3 अलग अलग पार्ट हो गए, टोटल इतने लोग हैं। 90 टेक टी एंड कॉफ़ी, 110 टेक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, 80 टेक कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक एंड 30 टेक नन ऑफ द 3 ड्रिंक्स। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ऑल 3 ड्रिंक्स। आपको देख रहा है इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें दे रखी हैं, टी, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक। तो ये 3 पार्ट के लिए हमने आपको बताया था वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। यूनिवर्सल सेट में आपको ग्रुप दिया है 500 पर्सन का, तो यहाँ लिखते चल रहे हैं एन यू दे रखा है 500, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट हो गए, ये 3 अलग अलग पोर्शन लिख दिए। एक जो हमारा सर्किल है वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है टी के लिए, एक कॉफ़ी के लिए और एक हमारा हो गया ड्रिंक के लिए, कोल्ड ड्रिंक, जिसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग पोर्शन के नाम लिख देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी लिख दिया, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। अब इक्वेशंस लैंग्वेज के हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि आपको पहली लैंग्वेज में दे रखा है ग्रुप ऑफ 500 पर्सन, तो हमारे यूनिवर्सल सेट हो गया 500 का। इसमें लिखा है 300 टेक टी, तो टी वाले कितने लोग हैं, ए, बी, ई और एफ, ये मिलकर टी पीते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। मतलब मैंने टी वाला पूरा सर्किल ले लिया, वो हमारे कितने हैं 300 लोग। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। इसके बाद दे रखा है 150 टेक कॉफ़ी, कॉफ़ी वाले कितने हैं बी, सी, डी, ई, ये पूरा सर्किल मिला दिया तो बन जाएगा बी, सी, डी और ई। ये हमारे मिलके आ जाएंगे इसके 150। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसके बाद दे रखा है 250 टेक कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक मतलब ये पूरा पोर्शन ले लिया, तो इसमें बन जाएगा डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये हमारे हो गए 250। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा 90 टेक टी एंड कॉफ़ी, तो टी एंड कॉफ़ी वाले पोर्शन हो गया बी प्लस ई, तो हम लोग लिखेंगे बी प्लस ई हमें दे रखा है, ये दोनों में कॉमन है टी और कॉफ़ी, तो बी और ई मिलके हो जाएगा 90। इसमें टी एंड कॉफ़ी वाला पार्ट है। इसका इसमें दे रखा है 100 टेक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, तो टी एंड कोल्ड ड्रिंक के साथ आएगा एफ और ई, तो एफ प्लस ई कितना हो जाएगा 110। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। फिर लिखा हुआ है 80 टेक कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफ़ी, ये दोनों पोर्शन है, तो डी और ई मिलेंगे, तो डी प्लस ई इक्वल टू आपका बन जाएगा 80। ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। आगे लिखा हुआ है एंड 30 टेक नन ऑफ द 3 कोल्ड ड्रिंक, मतलब 30 का मतलब हो गया कि हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बाहर का पोर्शन है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एन यू माइनस, एन यू में से माइनस करेंगे किस किस को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इस पूरे पोर्शन को तीनों सर्किल का पार्ट मिला के माइनस कर दें, जो ये बाहर का पोर्शन है, ये हमारे पास दे रखा है कितना 30। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ऑल 3 ड्रिंक्स, तो ये ई जो पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है जो सारी ड्रिंक लेते हैं, ये हमने ई से रिप्रेजेंट किया था, तो ई हमारा कितना पूछा गया है, ये हमसे फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई, इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आसानी से अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। आपको ये समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है, वो आपका इम्पॉर्टेंट था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इस वैल्यू को यूज़ करोगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा 500 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 300, है ना। इसकी वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो हम लोग इधर लिख देंगे इसको कि हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वहाँ से 330 माइनस करेंगे तो 470 आ जाएगी। आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी 7th, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे ये जो हमारी बी की वैल्यू है, इस बी वाले पोर्शन को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसको हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको पुट करेंगे तो a प्लस एफ कितना आ जाएगा, b और e की जगह आ जाएगा 300 और b e प्लस वैल्यू 90, तो 210 आ गया, ठीक है। इसी टाइप से f और e की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे,
इसकी जगह पे, तो क्या मिलेगा d प्लस जी इक्वल टू 250 माइनस ये वैल्यू उधर जाएगी तो 100 है ना, इसको माइनस किया तो आ जाएगा 140। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग डी की वैल्यू जो है वो इसकी जगह पुट करेंगे तो b प्लस सी हमारा आ जाएगा 150 माइनस और ये आ जाएगा 80 तो हमें 70 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास तीन रिजल्ट आ गए a प्लस एफ, तो आप देख रहे हो a और f की वैल्यू आपको मालूम चल गई, तो यहाँ से लिख देते हैं a प्लस एफ। अगला हमारे पास b और c का ग्रुप है तो इसमें से b और c ले लिया तो b प्लस सी को एक साथ लिख दिया। फिर अगला हमारे पास d और g की वैल्यू है तो d और g को एक साथ लिख दिया तो d प्लस जी और बचा e इक्वल टू 470। अब वैल्यू रख देंगे, a प्लस एफ कितना है 210, b प्लस सी कितना है 70, d प्लस जी कितना है यहाँ से 140 प्लस e बराबर 470। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे तो e की वैल्यू आ जाएगी 470 माइनस 70 माइनस 140 और माइनस 210, तो आपका आंसर बन गया 400 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो 350 हो जाएगा, ऐड करने पर तो आंसर 50 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है e हमारे पास उस फंक्शन की वैल्यू है, ये हमारा जो पोर्शन था इसको हम लोगों ने e लिखा था, तो e मतलब वो पोर्शन है जो e वाले वो नंबर्स हैं जो लोग तीनों कोल्ड ड्रिंक्स को यूज़ करते थे, उसका आंसर आ गया अपने आप ही। तो ये वो वाला आंसर है जिसमें हमें मालूम है कि ऐसे पर्सन ई जो पर्सन है वो तीनों ड्रिंक्स यूज़ करते थे, उनके नंबर 50 आएंगे। तो आपको दिख रहा है इस टाइप के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास में 3 वाली कंडीशंस होंगी। 3 के लिए करना है, 2 के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, वही आपको ईजी पड़ेगा 2 के लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं। तो अगले पोर्शन में हम लोगों को जो एक सेट की एक क्लास और रखनी है, उस वाले लेक्चर में हम लोग आपको जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा सेट का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये पोर्शन आपके मेंस और एडवांस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये सारे फॉर्मूले आपको प्रोबेबिलिटी टॉपिक में भी यूज़ करने होते हैं। इसमें 3 वाले जो पार्ट हैं वो प्रोबेबिलिटी में यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो ए और बी 2 सिंबल वाले जो 2 के रिजल्ट थे वो सारे फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी टॉपिक में भी यूज़ होंगे। तो आप अभी से प्रिपेयर कर लोगे, उन सारे फॉर्मूलेज को याद कर लोगे, उन सिंबल्स को याद कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगले नए लेक्चर में मिलेंगे।